हेलो डियर एस्पिरेंट्स, ध्येय आईएएस आलमबाग सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। पेपर 2 यानी आईआर और फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो भी संभावित सवाल बन सकते हैं यूपीपीसीएस मेंस में, उसकी एक सीरीज चल रही है। इसमें हम अलग अलग क्वेश्चंस को, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा सवाल है कि इस बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में नैम प्रासंगिक है या नहीं, इसका मूल्यांकन करना है। ये आईएएस और पीसीएस के मुख्य परीक्षाओं का सबसे फेवरेट सवाल है। और कंपाला जो डिक्लेरेशन हुआ, यानी नैम का जो 15वां समिट हुआ था, और हाल के समय में जिस तरीके से भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन या रशिया यूक्रेन इन सब मामलों में अपना स्टैंड लिया है, उसके चलते भारत का जो गुटनिरपेक्षता वाला जो प्रिंसिपल है, इस पर कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह भी लगे हैं। तो इसका मूल्यांकन पर सवाल बन सकता है। तो देखते हैं कि गुटनिरपेक्षता क्या प्रासंगिक है भारत के लिए आज के समय में कि नहीं। गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता। सवाल यह है कि डू यू थिंक दैट नैम हैज लॉस्ट इट्स रेलिवेंस इन दिस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, कि क्या इस बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में गुटनिरपेक्षता अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। तो इस उत्तर में सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा कि गुटनिरपेक्षता के ऊपर क्या प्रश्न चिन्ह लगा है, उसकी प्रासंगिकता पर कौन से प्रश्न चिन्ह लगे हैं जिसके चलते ये सवाल पूछा गया है। तो आप बताएंगे कि कोल्ड वॉर का अंत हो गया, शीत युद्ध का अंत, इसके बाद यूएसएसआर का विघटन हो गया, सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, एलपीजी मॉडल शुरू हुआ दुनिया में, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, ग्लोबल इकोनॉमी से दुनिया जुड़ने लगी, यानी अलाइनमेंट का दौर शुरू हुआ। इसमें ग्लोबलाइजेशन को कोई नकार नहीं सकता था, ऐसी सिचुएशंस बनी। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी बढ़ने लगी 1990 के दशक में, शीत युद्ध के अंत के बाद कैसे वस्तुओं का, सेवाओं का और श्रम का, सबका मुक्त प्रवाह होने लगा, एक देश से दूसरे देश में श्रम बल भी जाने लगा। तो ऐसे में बात आई कि अलग अलग देशों के को विकास के लिए जुड़ना था, यानी अलाइनमेंट करना था। तो बहुसंलग्नता का कॉन्सेप्ट उभरा, बहुसंलग्नता, मल्टी अलाइनमेंट, कि अगर जो है देशों को अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करना है तो उन्हें न्यूट्रल नहीं, गुटनिरपेक्ष नहीं, बल्कि लोगों से, अलग अलग ब्लॉक से संलग्न होना पड़ेगा। ऐसी बात जो है सामने आई। तो आप ये सब बातें बता करके ये भी कह सकते हैं कि ऐसा देखा गया कि जो गुटनिरपेक्ष देश हैं और उनका जो लीडरशिप है, और स्पेशली भारत में जो लीडरशिप है, देखा गया कि ये नैम समिट में स्किप किया। नैम समिट में भाग लेने नहीं गए भारतीय प्रधानमंत्री, और उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को भेजा, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री या फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल पे लोगों को देखा, भेजा। तो क्वेश्चन मार्क ये लगने लगा कि अगर भारत के लिए नैम बहुत इंपॉर्टेंट है तो पीएम उसमें क्यों नहीं जाते, क्योंकि G20, SCO सब जगह जाते हैं, यूएनएससी की मीटिंग्स में जाते हैं, यूएन की मीटिंग्स में, लेकिन यहाँ पर नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स आप बता करके कहेंगे कि इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह इन आधारों पर लगता है कि आज बहुत जो है अलाइनमेंट हो रहा है, नॉन अलाइनमेंट की चीजें नहीं दिख रही हैं। जो गुटनिरपेक्ष देश हैं वो भी तटस्थ नहीं रह पाते, कहीं न कहीं किसी न किसी खेमे से जुड़े हुए मिलते हैं। चाहे ईरान की बात करें, जैसे ईरान एक गुटनिरपेक्ष देश है, लेकिन ईरान से उसने मजबूत संधि करी है और उस ब्लॉक से जुड़ा है। अब सवाल ये आता है कि भारत के लिए प्रासंगिक है कि नहीं, वो देखते हैं। भारत के लिए प्रासंगिकता, क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी में ये प्रासंगिक है? तो आप इसमें ये बताइए कि भारत ने गुटनिरपेक्षता को, यानी गुटनिरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट को दो रूपों में चुना है। इंडिया हैज अडॉप्टेड इट इन 2 ways। नंबर 1, भारत ने विदेश नीति के सिद्धांत के रूप में इसे चुना, विदेश नीति के
सिद्धांत यानी एज अ प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, और दूसरा एक आंदोलन के रूप में एज अ मूवमेंट। ये बात आप अपने उत्तर में जरूर बताएंगे तो आपका उत्तर और अच्छा हो जाएगा कि भारत ने गुटनिरपेक्षता को दो रूपों में चुना, एक विदेश नीति के सिद्धांत के रूप में, और आप सबको पता है कि विदेश नीति का प्राइमरी सुप्रीम लक्ष्य क्या है, राष्ट्रीय हित, और राष्ट्रीय हित अगर आड़े आए तो सिद्धांतों को भी नकारा जा सकता है, यानी गुटनिरपेक्षता को एक सिद्धांत के रूप में नकारा जा सकता है, कंप्रोमाइज किया जा सकता है अगर विदेश नीति ये डिमांड करती है कि राष्ट्रीय हित को सुरक्षित किया जाए। हमारे सबसे बड़े राष्ट्रीय हित क्या है, आप देखिए, आतंकवाद से निपटना है। आतंकवाद के कॉम्प्लेक्स जो रूप हैं आज के समय में अलग अलग, आप देखिए, नार्को टेररिज्म, साइबर टेररिज्म, न्यूक्लियर टेररिज्म, हाइब्रिड, व्हाइट कॉलर टेररिज्म, अनेक प्रकार के एथनिक टेररिज्म हैं। ऐसे में हमें अलग अलग पावर ब्लॉक से जुड़ना होगा, बिना किसी से जुड़े संलग्न हुए हम इस चीज से नहीं निपट सकते। हम गुट निरपेक्ष रहते हुए कि हम किसी भी पावर ब्लॉक से नहीं जुड़ेंगे तो हम ये मकसद पूरा नहीं कर सकते। दूसरी बात है हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन एक जो है थ्रेट के रूप में है और इसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की जरूरत है, समुद्री व्यापारिक मार्ग जो हैं उन सब की सुरक्षा की जरूरत है। अब इसके चलते भारत जो है यूएस ब्लॉक से जुड़ा और क्वाड से जुड़ गया या I2U2 जैसे संस्थाओं से जुड़ गया, तो भारत ने गलत नहीं किया। भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों के लिए इस गुट निरपेक्षता से थोड़ा समझौता किया और थोड़ा समायोजन किया कि इस प्रिंसिपल को हम अपने राष्ट्रीय हित के अनुरूप बना सकें। और भारत ने इस बड़े मकसद से, जैसे ऊर्जा हित हैं हमारे, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा है, जो इंडिया के सबसे बड़े बड़े उद्देश्य हैं, इन सब उद्देश्यों, जैसे पाकिस्तान को अलग थलग करना है, तो भारत ने इन सब चीजों के चलते गुटनिरपेक्षता के साथ थोड़ा कंप्रोमाइज किया। तो जो प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह उठता है वो विदेश नीति के सिद्धांत के रूप में उठता है। और वहीं दूसरी बात है आंदोलन। भारत ने इसे एक आंदोलन के रूप में हमेशा स्वीकार किया, और जब भारत ने इसे आंदोलन के रूप में शुरू किया था तो इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, अपार्थाइड और रेसिज्म यानी साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंग भेद, नस्ल भेद, इन सब चीजों का विरोध करना शुरू किया था। और तब की दुनिया में यही सब समस्याएं थी। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की बात थी, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता, अफ्रीकी देशों के स्वतंत्रता की बातें थी। लेकिन आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं सामने आ गई हैं। जियोपॉलिटिकल राइवलरी है, वॉर हैं, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म के नए रूप, साइबर अपराध, इतने अलग अलग प्रकार के, और रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन, छोटे छोटे देशों के अधिकारों को छीनना। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, इसके चलते जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें इनजस्टिस है, कई अवसरों पर आप देखेंगे अन्याय है, शोषण है, दमन है, अत्याचार है, एक असमान विश्व व्यवस्था है, पावर स्ट्रक्चर असमान है। ऐसे में इस विश्व व्यवस्था को एक समता मूलक यानी इगैलिटेरियन बनाने के लिए जरूरी है कि इसे आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जाए। तो भारत का अप्रोच यही है कि हम आंदोलन के रूप में इसकी प्रासंगिकता को कभी खत्म नहीं होने देंगे, लेकिन जब बात आएगी राष्ट्रीय हित की तो हम ये सब काम करेंगे। अगर हमारा इंटरेस्ट है कि हमें डिफेंस इक्विपमेंट्स चाहिए, हमें बराक चाहिए, हमें फाल्कन अवाक्स रडार चाहिए, हमें रोमियो, अपाचे, अलग अलग प्रकार के हेलीकॉप्टर्स यूएस से, इजराइल से, फ्रांस से, इनसे चाहिए, तो हमें अलाइंड होना पड़ेगा। और हमने ऐसे अलग अलग ट्राइलेटरल ग्रुपिंग्स बनाए, उसमें हम जुड़े। कई ऐसे जो नैम के जो फोर्सेस हैं उससे हम थोड़ा साइड रहे, तो हम रहे अगर तो पॉजिटिव मकसद से रहे। आपको अपने उत्तर में यह भी लिखना है कि अलाइनमेंट तब बुरा है जब आप कहीं से अगर आप जो है किसी भी देश के साथ जो है पावर ब्लॉक से अलाइंड होते हैं और उसका मकसद बुरा है कि आप वैश्विक व्यवस्था, वैश्विक शांति को भंग करने का काम करने जा रहे हैं, तब तो क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है। लेकिन अगर अलाइनमेंट बहुत पॉजिटिव मकसद से हो, अगर हम अलाइनमेंट कर रहे हैं क्वाड के साथ क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का, इंडो पैसिफिक को सिक्योर करने का,
टेररिज्म के हर रूप से निपटने का, तो ये सबको इसका लाभ मिलेगा। ये ग्लोबल कॉमन्स हैं, तो इसलिए इसको निगेटिव इस सेंस में नहीं कहा जा सकता। हम अपने उत्तर में ये बता सकते हैं कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वो आंदोलन के रूप में तो लगातार प्रासंगिक है, क्योंकि आंदोलन जो है एक राइट बेस्ड, जिसको कहते हैं अधिकार आधारित आंदोलन के रूप में कोई चीज होती है, लेकिन जो है जो हित हैं हमारे, उस हित के हिसाब से हम समायोजन या समझौता भी करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से आप अपने उत्तर को स्पष्ट करेंगे। किसी अन्य प्रश्न के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। नमस्कार।